हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूं। हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर। और चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। हालांकि इस चैप्टर का नाम जो फेमस है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस, बट इस चैप्टर का एक्चुअल पूरा नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हम आपको सिखाएंगे रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना, और दूसरा हम आपको सिखाएंगे टोटल इनकम को कैलकुलेट करना। ओके सर, इस चैप्टर को कैसे शुरू करना है, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कैसे होगी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये चैप्टर इस बार आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगा सकते हो लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट है, और बहुत ही बढ़िया वाली अमेंडमेंट है। मैं बोलूंगा ये चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। तो प्लीज इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज ये चैप्टर में से क्वेश्चन आपके पेपर में से कंफर्म्ड आने वाला है। ओके, लेकिन अब इस चैप्टर को शुरुआत कैसे करना है, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन हम कैसे बनाएंगे, वो आप मेरे साथ देखना। एक बार आप इस चैप्टर का कंसेप्ट सीख गए ना, तो फिर आपको ये चैप्टर समझने में कोई मुश्किल नहीं आने वाली। सुनिए, देखिए सर, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट को सही सही टैक्स पे करना। सही बात है, पर क्या आप जानते हैं जो हमारा टैक्स कितना बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी इनकम कितनी है। स्टूडेंट कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो, ये तो हम जानते ही हैं कि जितनी हमारी इनकम है उसी के हिसाब से हमारा टैक्स बनेगा। जिसकी इनकम ज्यादा उसका ज्यादा टैक्स, जिसकी इनकम कम उसका कम टैक्स। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप भी जानते हैं। यानी कि हमारी टैक्स कितना आएगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी टोटल इनकम कितनी है। हाँ सर, ये बात हम जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारी टोटल इनकम कितनी है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया क्या है। यस सर, तो ये है काम की बात, ये है काम की बात। हमारी टोटल इनकम जो है वो डिपेंड करती है हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया पे। सर, आपका कहने का मतलब है कि अगर हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस वेरी करेगा, डिफर करेगा, तो क्या हमारी टोटल इनकम डिफर करेगी? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अवर टोटल इनकम डिपेंड्स अपॉन अवर रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। If our residential status differs or varies, then our total income will also differs or varies. तो हमारी टोटल इनकम इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी टोटल इनकम अलग आएगी, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी टोटल इनकम अलग आएगी। तो जब तक हमें यह नहीं पता लगता कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तब तक हमें हमारी टोटल इनकम पता लग ही नहीं सकती। और जब तक हमें हमारी टोटल इनकम पता नहीं लगती, तब तक हमें हमारा टैक्स कैलकुलेट करने का पता कर ही नहीं सकते, टैक्स निकाल ही नहीं सकते। सर, कहानी को मैंने उल्टा सुनाया है। मैंने कैसे सुनाया? मैंने बोला पहले टैक्स कैसे निकलेगा, वो टोटल इनकम पे निकलेगा। टोटल इनकम किस पे डिपेंड करती है? रेजिडेंशियल स्टेटस पे करती है। अगर आप ध्यान से सोचो तो हमें पढ़ना कैसे चाहिए? पहले हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना चाहिए, फिर उस रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर टोटल इनकम निकालनी चाहिए, और फिर उस टोटल इनकम के बेस पर हमारा टैक्स निकलना चाहिए। यस और नो? यस। लेकिन सर, मेरी बात ध्यान सुनना, इस चैप्टर में मैं आपको टैक्स निकालना नहीं सिखाऊंगा। वो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में सिखाया था, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना। इस चैप्टर में मैं आपको टैक्स निकालना नहीं सिखाऊंगा। इस चैप्टर में आपको दो चीजें सिखाऊंगा, एक रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, और एक उसी रेजिडेंशियल स्टेटस को बेस लेकर टोटल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब दो। मैं पहले क्या सिखाऊं? इस चैप्टर के दो पार्ट है, एक रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना और फिर टोटल इनकम निकालना। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये इस चैप्टर का नाम है। आप मुझे बताऊं मैं पहले क्या सिखाऊं? आपको रेजिडेंशियल स्टेटस सिखाऊं या टोटल इनकम सिखाऊं? स्टूडेंट कहता है जी ये कोई ऑप्शन थोड़ी है, आपको पहले रेजिडेंशियल स्टेटस ही सिखाना पड़ेगा और टोटल इनकम का नंबर उसके बाद ही आएगा। मैंने ऐसा क्यों? सर, आप ही तो कहते हो कि रेजिडेंशियल स्टेटस पर ही डिपेंड करेगी हमारी टोटल इनकम। पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकलेगा, फिर उसके बेस पर हमारी टोटल इनकम निकलेगी। बिल्कुल सही जवाब। पर हम कौन? मैं बार बार बोल रहा हूं मेरी टोटल इनकम मेरे रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करती है, पर मैं कौन? मैं हूं पर्सन।
पर्सन कौन? जो सेक्शन 2 क्लोज 31 में 7 कैटेगरीज होते हैं, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। देखिए प्लीज, टैक्स कौन पे करता है? टैक्स पर्सन पे करता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस भी किसका निकलेगा? पर्सन का निकलेगा। टोटल इनकम भी किसकी कैलकुलेट होगी? पर्सन की होगी। बिल्कुल सही जवाब। सर मैं एक लाइन लिखूंगा, आप बस बता दो वो लाइन जस्टिफाई कर दो, आप लाइन क्लियर है या नहीं है। एक लाइन लिख रहा हूं, आप भी लिख लो लिखना चाहते हो तो, लेकिन प्लीज बताना वो जस्टिफाई है या नहीं, आपको क्लियर है या नहीं है। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। लो जी, मैंने लिख दिया टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। द आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। कैसे? पर्सन की अगर आपको निकालनी है टोटल इनकम, अगर आप किसी पर्सन की टोटल इनकम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले आपको निकालना पड़ेगा उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, बिकॉज टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। ओके सर, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान सुनते जाओ। ये सारी बातें मैं आपको पीपीटी से करवाऊंगा। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट स्लाइड्स मैंने बना रखी हैं, आइए उसी में लेके चलता हूं आपको। चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। टैक्स इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। याद रखना, जो टैक्स होता है वो टोटल इनकम पर निकाला जाता है। ठीक है सर। एंड टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। माना टैक्स टोटल इनकम पे निकलता है, पर टोटल इनकम किसके बेसिस पे निकलती है? वो है रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। टैक्स इज टू बी पेड एवरी ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लाइंस मैं वो पढ़ा रहा हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा और फिर मैं ये लाइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, नकल मार लोगे तुम लोग। पहले सुन लो। मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये बताओ, ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस मुझे कैलकुलेट करना है, जिसमें मैं पता करूंगा कि मैं रेजिडेंट हूं या मैं नॉन रेजिडेंट हूं, अभी सिखाऊंगा, अभी मैंने शुरू नहीं किया, लेकिन मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा और हम पता करेंगे भी। लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है, ये मुझे लाइफ में एक बार पता करना है या लाइफ में एवरी ईयर पता करना है, एवरी मंथ पता करना है, कब पता करना है? रेजिडेंशियल स्टेटस का जो मुझे कैलकुलेशन करना है, कंप्यूटेशन करना है, डिटर्मिनेशन करना है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है? रोज करना है, महीने में, साल में, या लाइफ में एक बार? सर देखो, इसका जवाब ये है कि आप बताओ, आप लाइफ में टैक्स कितनी बार देते हो? सर टैक्स तो हम हर साल देते हैं। अगर आप टैक्स हर साल देते हो तो आप टोटल इनकम भी हर साल निकालते होगे। ऑफ कोर्स सर। क्या ऐसा होता है आपको टैक्स एक बार जो दिया वो हर साल उतना ही देना होता है? नहीं सर, कैसी बातें करते हो। हर साल आपकी टोटल इनकम अलग हो सकती है और हर साल आपका टैक्स अलग हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब हर साल टैक्स देना है और हर साल के लिए टोटल इनकम दोबारा निकालनी पड़ती है? हाँ सर, टोटल इनकम को हर साल अलग से निकालना पड़ता है। तो फिर हर साल टोटल इनकम डिपेंड करती है रेजिडेंशियल स्टेटस पे, तो हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस भी अलग से निकालना पड़ेगा। जी हां, रेजिडेंशियल स्टेटस of a person is to be calculated for each previous year separately। प्लीज इस वर्ड्स को, इस लाइन को मार्क कर लो, लिखी हुई आएगी भी। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है ना, वो हर बंदे का ईच प्रीवियस ईयर के लिए सेपरेटली निकालना पड़ता है। हर प्रीवियस ईयर में देखना पड़ता है कि वो इस प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंट है या नहीं है। एवरी प्रीवियस ईयर, हर प्रीवियस ईयर के लिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैं आपको कौन से प्रीवियस ईयर के लिए सिखाऊंगा? उस प्रीवियस ईयर के लिए जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। आपके एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है वो है प्रीवियस ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22। तो आपका प्रीवियस ईयर 2021 है, तो मैं आपको सिखाऊंगा 2021 में रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि मैं 1920 प्रीवियस ईयर के रूल नहीं देखूंगा, मैं 18-19 के नहीं देखूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा प्रीवियस ईयर 2021 में हम लोग किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे। आई होप इट इज क्लियर। टैक्स इज टू बी पेड एवरी ईयर। कह रहा भाई टैक्स हर साल पे करना होता है, एंड देयरफॉर टोटल इनकम इज ऑल्सो टू बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर।
एंड देयरफॉर रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑल्सो टू बी कैलकुलेटेड फॉर ईच प्रीवियस ईयर सेपरेटली। जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू फॉल्स में एक नंबर में आ भी सकती है। रेजिडेंशियल स्टेटस इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर ईच प्रीवियस ईयर सेपरेटली, ट्रू और फॉल्स, आंसर इज ट्रू। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है रेजिडेंशियल स्टेटस हम प्रीवियस ईयर के लिए निकालते हैं या असेसमेंट ईयर के लिए। सर हम रेजिडेंशियल स्टेटस ईच प्रीवियस ईयर के लिए निकालते हैं, असेसमेंट ईयर के लिए नहीं निकालते, ईच प्रीवियस ईयर सेपरेटली निकालते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? सर क्लियर हो गया, अब सिखाओ हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना। ओके, पहले तो मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस किसका निकालना है? सर पर्सन का। पर्सन कौन है? जो 2 क्लोज 31 में लिखा हुआ है। पर्सन कहां लिखा हुआ है? पर्सन इंक्लूड्स, ठीक है, 1 2 3, और इसका सेक्शन कौन सा है? सर इसका सेक्शन है 2 क्लोज 31। मैं ये आपको जो हमारी पहली दूसरी क्लास थी पहले चैप्टर की, आज हमारा सेकंड चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने वो करवाया था उसकी पहली दूसरी क्लास थी, वहां आपको सिखा चुका हूं। एनीवेज, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, लिख सकते हो आप इंक्लूडिंग LLP, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, एवरी अदर आर्टिफिशियल बट जुरिडिकल पर्सन। तो ये 7 कैटेगरी पर्सन है, 7 लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। तो टोटल इनकम किनकी निकाली जाएगी? इन 7 की। तो रेजिडेंशियल स्टेटस भी किसका निकाला जाएगा? इन 7 लोगों का निकाला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सर देखो, एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, अभी मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस शुरू नहीं किया है, अभी मैं इंट्रोडक्शन पे अटका हुआ हूं, इंट्रोडक्शन पे ही लगा हुआ हूं। जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा मैं बता दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक ब्रीफ इंट्रो सुनो। सर जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे ना, तो हमारे पास 2 में से कोई एक जवाब आएगा। या तो हम बोलेंगे भाई हमने स्टेटस निकाल दिया, आप रेजिडेंट हो, या हम बोलेंगे भाई साहब हमने आपका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल दिया है, आप नॉन रेजिडेंट हो। तो 2 में से कोई एक जवाब मिलेगा, या तो आप रेजिडेंट हो या आप नॉन रेजिडेंट हो। मैं आपको बताऊं, अगर आपको यह जवाब मिला कि आप नॉन रेजिडेंट हो, अगर आपको ऐसा पता लगा स्टेटस जानने के बाद कि आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है, क्रॉस। आपने अपना स्टेटस पता कर लिया है, आप नॉन रेजिडेंट है। चलिए अब आप आपकी टोटल इनकम को पता करते हैं। यही तो हमारा टारगेट था, पहले स्टेटस पता करना, फिर टोटल इनकम, फिर टैक्स पे करना। टारगेट तो यही है। तो अगर आपको ऐसा पता लगे कि आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, तो स्टेटस का काम खत्म हो गया। स्टेटस का डिटर्मिनेशन, स्टेटस का कैलकुलेशन, स्टेटस का कंप्यूटेशन खत्म। लेकिन अगर आपको यह पता लगता है कि आप रेजिडेंट हैं, तो बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा कि क्या आप रेजिडेंट तो हैं, क्या आप साथ में ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया भी हैं। स्टूडेंट कहता है ये भाई ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है? मैंने कहा मैंने तो ये भी नहीं बताया कि रेजिडेंट क्या होता है। भाई तुम्हें इस बात की चिंता है कि ये क्या होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। क्या मैंने ये बताया रेजिडेंट क्या होता है? मैंने तो वो भी नहीं बताया। मैं बताऊंगा रेजिडेंट क्या होता है, मैं बताऊंगा ऑर्डिनरी क्या होता है। अभी मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मैं ये सिखा रहा हूं, जब आप रेजिडेंट बनते हैं तो क्वेश्चन वहां खत्म नहीं होगा। स्टेटस का डिटर्मिनेशन हुआ नहीं है, अभी आगे चलना है। आपको चेक करना है आप रेजिडेंट तो हैं, पर क्या आप रेजिडेंट बनने के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया भी हैं, या फिर आप रेजिडेंट हैं बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। रेजिडेंट हैं बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है, मतलब ऑर्डिनरी नहीं है। तो सर अगर आप रेजिडेंट हैं तो 2 बातें और पता करनी पड़ेंगी आपको, ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो खत्म हो गया क्वेश्चन। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये दोनों बातें आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए पता करनी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल के लिए। तो कंपनी के लिए सर, कंपनी का जवाब रेजिडेंट पे ही खत्म हो जाएगा। यानी कंपनी, AOP BOI, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, एवरी अदर आर्टिफिशियल बट जुरिडिकल पर्सन, ये 5 लोग या तो रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। ये लोग ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी के कंसेप्ट में जाते ही नहीं है। ये या तो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल या HUF का कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, तो और आप रेजिडेंट हैं, तो आप रेजिडेंट कभी नहीं हो सकते। या तो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, या तो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है, आपको मालूम है ये बात, और आपने आंसर लिखा ही इज रेजिडेंट।
आंसर को बिना चेक किए कह सकता हूं गलत है। क्यों? एक इंडिविजुअल रेजिडेंट हो ही नहीं सकता, या तो वो ऑर्डिनरी होगा या नॉट ऑर्डिनरी होगा। इसका मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ में अगर आप रेजिडेंट में पहुंच गए तो आपको फर्दर चेक करना ही पड़ेगा कि आप ऑर्डिनरी हैं या नॉट ऑर्डिनरी हैं, ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। सर एक ऊपर से ब्रीफ दे देता हूं, आपके माइंड में बार बार चल रहा है ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी क्या होता है। ये मान लो जो आदमी इंडिया में रहता है और ज्यादातर इंडिया में ही रहता है उसको ऑर्डिनरी कहते हैं। जो आदमी इंडिया में रहता है पर ज्यादातर इंडिया में नहीं रहता उसको नॉट ऑर्डिनरी कहते हैं। ऐसा मान लो एक बार सिर्फ। एक्चुअली में ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी क्या होता है वो मैं आपको कंडीशंस के साथ समझाऊंगा। ठीक है सर, ये बात हमारी क्लियर हो गई। इसका मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ ये दो लोग, जब आप इन दो लोगों का स्टेटस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास दो आंसर आएंगे, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। और अगर वो रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सही है सर। और इन 5 लोगों के लिए जवाब आएगा या तो रेजिडेंट या नॉट रेजिडेंट, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। इन 5 लोगों के लिए ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का कंसेप्ट नहीं होता। स्टूडेंट कहते हैं यहां तक अब बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे चलो, आगे सुनो। एक इंडिविजुअल जो है वो क्या क्या हो सकता है? सर वो रेजिडेंट हो सकता है, और रेजिडेंट होगा तो वो ऑर्डिनरी भी हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है। हां सही है, लेकिन पता आपको एक और नया कंसेप्ट आया है। ये जो लिख रहा हूं ना, ये लिख रहा हूं, ये अमेंडमेंट है। दिस इज द अमेंडमेंट, दिस इज द अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020। ये बड़ा चेंज है। यकीन मानो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, पिछले साल जो बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, उनको मैंने ये वाला चार्ट नहीं पढ़ाया है। क्यों? ये तो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट पूरी नहीं कर रहे यहां पे। आइडिया, एक ऐसा भी केस आएगा जहां इंडिविजुअल को रेजिडेंट या डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। और अगर ये वाला केस हुआ तो वो हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही रहेगा, ऑर्डिनरी नहीं बन सकता। जैसे कि आपने देखा, एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्डिनरी भी हो सकती है, नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकती है, अगर वो रेजिडेंट है तो। लेकिन इंडिविजुअल के लिए एक अमेंडमेंट आई है कि इंडिविजुअल में कुछ पर्टिकुलर केस में हमने उसे डीम्ड रेजिडेंट माना है। अब रेजिडेंट तो अकेला कभी होता नहीं, तो उन्होंने बोला इसके साथ वो नॉट ऑर्डिनरी ही माना जाएगा, ऑर्डिनरी नहीं माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी ही माना जाएगा। ओके, ये केस कब आएगा? आगे जाके आएगा, आज की क्लास में नहीं आएगा, अगली क्लास में आएगा, आज की क्लास में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में यही वाले केसेस आएंगे। एनीवेज, तीसरा केस, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, हालांकि इस केस का थोड़ी सी झलक आज की क्लास में भी आएगी, थोड़ी सी झलक करवाऊंगा, नहीं पूरा कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, थोड़ा झलक आएगी। हाँ जी, चलो जी, अब मुझे जल्दी बताओ हमने क्या सीखा है। सर देखो, पर्सन होते हैं 7 कैटेगरी के, ठीक है सर। 5 ना, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एवरी अदर आर्टिफिशियल बट जुरिडिकल पर्सन। ये 5 जो होते हैं ना सर, इन 5 के लिए कंसेप्ट सिंपल है, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। ठीक है सर, इंडिविजुअल और एचयूएफ 2 बच गए। सर पहले एचयूएफ को ले लो अलग से। ठीक है सर, एचयूएफ हमेशा या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, और अगर रेजिडेंट होगा तो वो ऑर्डिनरी भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ठीक है सर, अब ले लो इंडिविजुअल को। सर इंडिविजुअल के केस में 3 बातें हो सकती हैं, या तो वो रेजिडेंट होगा या वो डीम्ड रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होगा तो वो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी दोनों हो सकता है, और अगर वो स्पेशल केसेस है डीम्ड रेजिडेंट वाला, या जो भी रेजिडेंट या डीम्ड रेजिडेंट वाला, तो वहां पर ओनली नॉट ऑर्डिनरी ही हो सकता है, ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकता। और तीसरा केस वो नॉन रेजिडेंट। देखो हम इस तीनों बातों को लिख लेते हैं, यकीन मानो सर, धीरे धीरे पढ़ो, आराम से लिख लो वरना उलझ जाओगे। कौन कौन से केस है सर? 5 पर्सन्स। कौन कौन से नाम बताओ उनके? कंपनी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, ठीक है, 1 2 एओपी बीओआई 3, और लोकल अथॉरिटी 4, आर्टिफिशियल पर्सन जो बच गए 5। ये जो 5 लोग हैं, इनका क्या आंसर आएगा? सर ये 5 लोग या तो रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, बस और कुछ नहीं हो सकते, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट।
बाकी कितने बच गए सर? अब ले लो आप HUF को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अलग से ले लो। सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दो केस हो सकते हैं, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर रेजिडेंट है तो वो ROR भी हो सकते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, या फिर वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया भी हो सकते हैं। सही है सर, सही है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मैक्सिमम स्टेटस ये आ सकते हैं। तीसरा स्टेटस आप ले लो इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल को ले लो आप। सर इंडिविजुअल में दो बातें हो सकती हैं, या तो रेजिडेंट या रेजिडेंट ओब्लिक डीम्ड रेजिडेंट। ये स्पेशल केस है, आप इसे स्पेशल केस मान लो, ये स्पेशल केस है, वो कब आएंगे बताऊंगा। या आप इसे मान लो नॉन रेजिडेंट। ये वाला जो रेजिडेंट है ये ऑर्डिनरी भी हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है। ये हमेशा ही नॉट ऑर्डिनरी रहेगा, ऑर्डिनरी कभी नहीं हो सकता। ये रेजिडेंट कभी ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, नॉट ऑर्डिनरी ही रहेगा। और ये नॉन रेजिडेंट तो नॉन रेजिडेंट रहेगा। लो जी, ये हमारे पास बन गए सातों पर्सन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ आइडिया। प्लीज टेल मी, आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर मैंने पर्सन की डेफिनेशन के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैसे निकलेगा वो आपको बता दिया है। तो अब मुझे इस चैप्टर को शुरू करना है। हाँ जी, मैं बोला था जब मैं शुरू करूंगा बता दूंगा, तो मैं बता रहा हूं, मैं ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना इंडिविजुअल का। यस सर, द वेरी फर्स्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे निकाला जाता है। सर सबसे ज्यादा टाइम इसी पे लगने वाला है। आज की पूरी क्लास और अगली पूरी क्लास यानी कि नेक्स्ट कंप्लीट क्लास इसी पे लगेगी। HUF और ये बाकी बचे 5% हमारे आधे घंटे पौने घंटे में सारे हो जाएंगे, या लगा लो एक क्लास में हो जाएंगे। लेकिन पहली दो क्लासें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के स्टेटस को कैलकुलेट करने में लग जाएंगी। क्या आप जानते हैं अगर इतना टाइम लगने वाला है इसके ऊपर तो जरूर इस वाले पोर्शन में से क्वेश्चन आने के चांस भी ज्यादा है। हां जी बिल्कुल सही बात है, इस वाले पोर्शन में से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। एक और बात, इस चैप्टर को थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों तरीके से कवर किया जाता है। यानी कि इस चैप्टर में थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। मेरी बुक में मैंने आपको 40 के अराउंड 40 या 40 से ज्यादा क्वेश्चन डाल रखे हैं, जिसमें आपको रेजिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करना है। 40 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो भाई फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। यानी कि एक रेलेवेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं, सो दैट आप आराम से इस चैप्टर को कंफर्टेबली कर पाओ। ओके, तो मैं क्या शुरू करने वाला हूं सर? मैं शुरू करने वाला हूं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट, पहला पर्सन यानी कि रेजिडेंट, उसका स्टेटस कैसे निकालेंगे। और आप शुरू से जानते हैं इसके जवाब रेजिडेंट आ सकते हैं, नॉन रेजिडेंट आ सकते हैं, डीम्ड रेजिडेंट आ सकता है, ROR, NOR ये सब आ सकते हैं। ओके, ये सब ब्रीफ आइडिया था, मैं शुरू से करने वाला हूं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, यस सर, राइट डाउन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब कहा जाएगा? हमें कैसे पता लगेगा कि रेजिडेंट है? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं अपने फेस टू फेस क्लास में हमेशा पूछता हूं और बड़ा मजेदार आंसर मिलता है। मैं पूछता हूं क्या आप रेजिडेंट हैं? आर यू रेजिडेंट? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं यार, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप रेजिडेंट है? स्टूडेंट कहता है हाँ जी मैं रेजिडेंट हूं। मैंने कैसे? मैं तो रेजिडेंट हूं, मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, मेरे माँ बाप इंडिया में पैदा हुए हैं, मैं इंडिया में रहता हूं, ये वो अपने आंसर देने शुरू कर देता है। मैंने कहा तो मैं रहने देता हूं पढ़ाने को, जब तुम्हें पता ही है कि एक आदमी रेजिडेंट कैसे होता है तो पढ़ाने की जरूरत क्या है? बोला नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, ऐसा तो मेरे दिल को लगता है कि मैं रेजिडेंट हूं। क्या पता आप कौन सी कंडीशन लगा दो, हमें क्या पता कौन सी कंडीशन होती है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं, अपने दिल की मत सुनना यहां पे, ठीक है? मतलब दिल की सुनना, लेकिन थोड़ा इधर भी सुन लेना। तो आपको लगता है मैं रेजिडेंट हूं, अब मुझे क्या पता आप रेजिडेंट हो या नहीं हो, मैं तो कंडीशन चेक करता होता हूं। तो प्लीज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पता लगता है कि रेजिडेंट है या नहीं है। हाँ, सीखने के बाद अब दोबारा देखना अपने आप को कि क्या आप रेजिडेंट हैं, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। और साथ में ये भी पता लग जाएगा कि आप क्यों रेजिडेंट हैं। अभी आपको ये तो पता लग रहा है कि मैं रेजिडेंट हूं, ये आपका दिल कह रहा है, क्यों रेजिडेंट हूं ये नहीं पता। इसके आंसर आपके पास लाखों है। आपको लगता है मैं यहीं पैदा हुआ हूं, मैं तो यहीं पला बड़ा हूं, मेरे तो घर वाले यही हैं, मुझे तो हिंदी आती है, मुझे तो पंजाबी आती है, मैं तो रेजिडेंट हूं।
जो भी है, जो भी आपके मन में आता है, इट्स ओके। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पता लगता है कि कौन रेजिडेंट है कौन नहीं है, और पता करने के बाद अपने आप को भी देखना कि क्या आप रेजिडेंट हो या नहीं हो। राइट, ओके। हाँ जी, तो कैसे पता लगता है कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नहीं है? लिखा है एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज को पकड़िए। एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट कहा जाएगा, सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट कहा जाएगा, माना जाएगा। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। ऐसे शब्द नहीं लिखे रेजिडेंट मीन्स, ऐसा कुछ नहीं लिखा, ऐसी कोई डेफिनेशन है ही नहीं। अगर आप बोलो रेजिडेंट की क्या परिभाषा है, रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या है, कोई बोले रेजिडेंट मीन्स, बोले अब गलत, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। रेजिडेंट कहा जाएगा, रेजिडेंट कहा जाएगा। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट। एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट कहा जाएगा। आपको या तो रेजिडेंट कहा जाएगा या आपको रेजिडेंट नहीं कहा जाएगा। या तो आप रेजिडेंट हो या आप रेजिडेंट नहीं हो। रेजिडेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। कह रहे एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। अगर आप नीचे लिखी हुई बेसिक कंडीशन में से, जो कि 2 है, अगर आप नीचे लिखी हुई बेसिक कंडीशन में जो कि 2 है, कोई एक भी पूरी कर दें तो हम कह देंगे कि आप रेजिडेंट इन इंडिया है। ओहो, तो सर गोली मारो डेफिनेशन को, ये बोलो जो आदमी 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी कर दे उसे रेजिडेंट कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। An individual is said to be resident in India if he satisfy। सर ही लिख रहे हो, शी नहीं लिखते हो आप, ये गलत बात है सर। हम गर्ल्स हैं, हमारे लिए शी लिखो। ओके, ये लो, लड़ो मत मेरे साथ। An individual is said to be, इंडिविजुअल में तो भाई मेल भी आएगा फीमेल भी आएगी, लेकिन मैं बताऊं पेपर में ना हम एग्जाम में ही लिखते हैं, ही इंक्लूड शी, है ना, ही इंक्लूड शी मानते हैं। वो ही लिखा तो शी भी है, ठीक है। रेजिडेंट, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया if he satisfy any one of the following basic condition। an individual is said to be resident। एक इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा, कहा जाएगा, अगर वो 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे, कहा जाएगा। सेड टू बी का मतलब कहा जाएगा। तो चलिए सर मैं आपको बेसिक कंडीशन करवाता हूं। बेसिक कंडीशन नंबर 1 करवाता हूं। सुनो सुनो, देखो सर, लॉ में ना जो हम लॉ पढ़ते हैं, यानी कि टैक्स भी एक लॉ है। लॉ में ना बड़े सारे इंटरप्रिटेशन होती है वर्ड्स की, एंड, और, मे, शैल, इन शब्दों के बड़े टेक्निकल मीनिंग होते हैं और बड़े ध्यान से इनको समझना होता है। अब देखो ऐसे लिखा हुआ है, 2 कंडीशन है, बेसिक कंडीशन 1 और 2, इन दोनों के बीच में और लिखा हुआ है। इस और का मतलब यही है कि या तो आप पहली पूरी कर दो या दूसरी पूरी कर दो, या तो पहली पूरी कर दो या दूसरी पूरी कर दो। ओके, तो इन सब शब्दों को हमने ध्यान रखना है। आइए बेसिक कंडीशन नंबर 1 करने जा रहा हूं मैं आपके साथ। कंडीशन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, 182 days और मोर इफ इंडिविजुअल इज इन इंडिया, इफ सच इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर 182 days और मोर। अगर वो इंडिविजुअल इंडिया में है 182 दिन या उससे ज्यादा, फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली प्रेजेंट नहीं, फिजिकली प्रेजेंट समझते हो? जैसे आप क्लास में इस वक्त बैठे हो, फिजिकली बैठे हो, मेरी क्लास को सुन रहे हो, बैठे हो वहां पर, फिजिकली प्रेजेंट हो। मेंटली तो आप कहीं और हो, दिमाग तो आप किसी और की ख्यालों में खोया हुआ है, वो नहीं, फिजिकली कहां पे हो? ही मस्ट बी इन इंडिया, ही मस्ट बी इन इंडिया, ही मस्ट बी इन इंडिया। आप इंडिया में होने चाहिए। यू मस्ट बी इन इंडिया एटलीस्ट 182 days, कम से कम 182 दिन और मोर, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब वो प्रीवियस ईयर जिसके लिए आप रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हो। सर हम तो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए कर रहे हैं कैलकुलेट, तो 2021 इज योर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो 2021 का मतलब कहता है सर वो साल जो 1 अप्रैल 2020 से शुरू होता है और 31 मार्च 2021 तक चलेगा। तो यस, if you are in India from the 1st April 20 to 31st March 2021, अगर आप 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच इंडिया में थे, कम से कम कितने दिन? 182 days और मोर।
182 डेज और मोर अगर आप इंडिया में थे कम से कम, तो यह माना जाएगा आपने पहली कंडीशन को फुलफिल कर दिया। और अगर आपने पहली कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो दूसरी कंडीशन पढ़ने का फायदा ही नहीं है, बिकॉज एक ही तो पूरी करनी है और आपने पहली कंडीशन पूरी कर दी, यू आर रेजिडेंट इन इंडिया, बन गए आप रेजिडेंट इन इंडिया। यस सर, इसका मतलब सेकंड कंडीशन की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई पहली कंडीशन पूरी ना कर पाए। यस, आपको दो में से एक ही तो पूरी करनी है, आपने कर दी पहली कंडीशन पूरी, बात खत्म हो गई, आप रेजिडेंट इन इंडिया है। तो प्लीज मुझे बताइए पहली कंडीशन क्या है। सर पहली कंडीशन है ही मस्ट बी इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में अगर आप इंडिया में थे कम से कम 182 दिन या उससे ज्यादा, तो आप इंडिया में रेजिडेंट माने जाएंगे। ओके, अब सर देखिए मैं एक काम करता हूं, इसको प्रैक्टिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो आप, लिख लो प्लीज क्वेश्चन साथ साथ लिख लो। मिस्टर एक्स लिविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 25 अगस्त 2020 फॉर टूर पर्पज, घूमने गया। मैंने टूर क्यों लिखा उसके पीछे की रीजन है वो बाद में बताऊंगा। मिस्टर एक्स लिविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 25 अगस्त 2020 फॉर टूर पर्पज। एक्स जो है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है पहली बार 25 अगस्त 2020 को टूर पर्पज के लिए। कैलकुलेट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, और असेसमेंट ईयर 21-22 का मतलब है प्रीवियस ईयर 2021। ओके ओके, आई होप इट इज क्लियर। आइए मैं आपको सिखाता हूं। अच्छा बताओ, ही इज रेजिडेंट और नॉट। अच्छा कई स्टूडेंट कहते हैं हाँ हाँ ही इज रेजिडेंट, मैंने कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है नहीं बोलना, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ डेज। जो निकालेगा सही नंबर ऑफ डेज वही कहलाएगा विनर, वही कहलाएगा विनर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इंडिविजुअल का स्टेटस निकालते समय नंबर ऑफ डेज इज इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज यू स्टे इन इंडिया, दैट्स मैटर, वो मैटर करेगा, दैट मैटर्स। हाउ मेनी डेज यू स्टे इन इंडिया, हाउ मेनी डेज, आप बताइए इस ईयर में वो इंडिया में कितने दिन रहा 2021 में। ऑफ कोर्स 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक वो इंडिया में कितने दिन रहा, ये आपको निकाल के देना है। नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कैलकुलेट करने हैं। ओके सर मैं सिखाता हूं आपको, पहला क्वेश्चन है धीरे धीरे। ओके सबसे पहले आप वो प्रीवियस ईयर लिख लो जिसके आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। सर हमें निकालने हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ठीक है डन। आप बताओ आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो या इंडिया में आ रहे हो। सर इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, लिविंग इंडिया, लिविंग इंडिया मतलब इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। कब? 25 अगस्त 2020, 25 अगस्त 2020 को आपने इंडिया छोड़ के चले गए, ठीक है, यू लेफ्ट इंडिया। वापस कब आए? सर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं, तो ये मान लेते हैं फिर यहां तक वो वापस नहीं आए। हां सर यही मानना पड़ेगा, जब लिखा ही नहीं वापस कब आए तो क्या मानू, नहीं आए वापस। ओके आप मुझे बताओ 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का ये ईयर, इसमें आप 25 अगस्त 2020 को इंडिया छोड़ के चले गए। मैंने इस ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 25 अगस्त 2020 से पहले वाला, एक बाद वाला। कौन से वाले में आप इंडिया में हो और कौन से वाले में नहीं हो? सर ये अप्रैल से लेकर 25 अगस्त वाले में हम इंडिया में हैं, और ये 25 अगस्त को हम इंडिया छोड़ के चले गए तो उसके बाद हम इंडिया में नहीं है। बिल्कुल सही जवाब, यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो आपको एक्चुअली में इनको कैलकुलेट करना है, ये नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं, ये नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं कि आप इंडिया में कितने दिन हो, क्योंकि इन दिनों में तो आप इंडिया में थे ही नहीं, इन दिनों में तो आप इंडिया में थे ही नहीं, और यही साल कैलकुलेट करना है। इसी साल के अंदर देखना होता है आपको, इसी साल के अंदर देखना आपको कितने दिन आप इंडिया में हो, कितने दिन नहीं हो। ओके सर तो कैलकुलेट करें। हाँ तो बताओ अप्रैल में कितने दिन थे आप इंडिया में? सर अप्रैल में होते हैं, अप्रैल में सर पूरा अप्रैल इंडिया में थे, तो अप्रैल में कितने दिन थे इंडिया में, कितने दिन? सर अप्रैल में दिन होते हैं, ऐसे ही करते ना कैलकुलेट, वो बचपन में, देखो मुझे तो बचपन में ऐसे सिखाया गया था, टिंग 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 30 31 30 31 30 31 ऐसे करके कुछ सिखाया गया था। आपको भी ऐसे सिखाया गया? हाँ सर हमें भी ऐसे सिखाया गया। वाओ सो मैचिंग मैचिंग। ओके तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? सर अप्रैल में 30 दिन होते हैं,
अप्रैल में 30 दिन होते हैं, ओके, तो आप 30 के 30 दिन इंडिया में थे। मई में सर, मई में 31, जून में सर, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में सर, वैसे तो अगस्त में भी 31 होते हैं, लेकिन अगस्त में 25 अगस्त को वो इंडिया छोड़ के चला गया। अब क्वेश्चन ही आता है 25 तारीख को इंडिया ले या ना ले, मतलब क्या माने, वो अगस्त में 25 दिन तक इंडिया में था ये माने, या 24 दिन तक इंडिया में था ये माने, मतलब 25वां दिन इंडिया में गिने या ना गिने, ये क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज सर, जिस दिन वो इंडिया से गया और जिस दिन वो इंडिया में आया, दोनों दिन इंडिया में ही गिनने हैं। द डे व्हेन ही डिपार्चर फ्रॉम इंडिया and the day when he arrived in India, both shall be taken into account while calculate residential status in India. दोनों दिन गिनने हैं। अब देखो सर, एक आदमी मंडे को मॉर्निंग 8 o'clock इंडिया में आया और ट्यूसडे को मॉर्निंग 6 o'clock वापस भी चला गया। आप इंडिया में कितने दिन गिनेंगे? सर, आप इंडिया में 2 दिन गिनेंगे। आप इंडिया में 2 दिन गिनेंगे। कैसे? मंडे वाला भी गिनेंगे और ट्यूसडे वाला भी गिनेंगे। सर, वो तो उसी टाइम चला गया था, उससे पहले ही चला गया था। आवर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आवर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके लिए वो कब इंपॉर्टेंट होते हैं? जब बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस हो, यानी कि आपका आंसर जो है वो 181 दिन आ रहा है, 180 दिन आ रहा है, हमें 182 में रेजिडेंट बनना है, तो आवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आप आवर्स को इंपॉर्टेंट मत गिनो, अभी अब आवर्स को छोड़ दो, मैं बताऊंगा उसका कैसे करना होता है, आएगा एक नोट लिखा हुआ आएगा, वहां सिखाऊंगा। अभी आप ऐसे याद करो, अभी आप ऐसे याद करो, द डे व्हेन ही डिपार्चर फ्रॉम इंडिया एंड द डे व्हेन ही अराइव इन इंडिया, बोथ शैल बी टेकन। हा, ये लाइन, बोथ शैल बी टेकन वाइल कैलकुलेटिंग हिज रेजिडेंशियल, लिखा भी हुआ है ये, रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। लो सर, ये लिख लो आप बस, जिस दिन वो इंडिया से गया डिपार्चर, जिस दिन वो इंडिया में आया अराइव, बोथ शैल बी टेकन, बोथ दोनों दिन गिनने हैं। ओके, तो आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में वो 25 को इंडिया से चला गया, 25 अगस्त को इंडिया से चला गया, तो 25 का दिन गिने या नहीं गिनेंगे, तो वो इंडिया में 25 तारीख तक था, 25 तारीख तक था। हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज टोटल? इसके बाद तो इंडिया में था ही नहीं। सर, ये बन गया 1, 2 और 5, 7, 3, 6, 9, 12 और 2, 14, 147 डेज। यस सर, अगर आपका जवाब 147 था तो इट्स एब्सोल्युटली राइट। अब बताओ, ही इज रेजिडेंट और नॉट? स्टूडेंट कहते हैं ही इज नॉन रेजिडेंट। मैंने कैसे? सर, 182 दिन से कम है। आहा, आपने कहा था 182 दिन से ऊपर होगा तभी रेजिडेंट बनेगा, 182 या उससे ऊपर होगा, पर ये तो 182 दिन से कम है, तो ही इज नॉन रेजिडेंट। जवाब गलत है भाई। अभी पहली कंडीशन चल रही है, मान लिया वो 182 से कम है, माना वो पहली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, लेकिन आप नॉन रेजिडेंट मत बोलो, क्या पता वो सेकंड कंडीशन पूरी कर दे। अभी हमें सेकंड कंडीशन आती नहीं है, लेकिन क्या पता वो पूरी कर दे। क्या होता है, रेजिडेंट बनने के लिए कितनी कंडीशन पूरी करनी पड़ती है? एनीवन, कितने में से? 2 में से एक नहीं करी तो दूसरी पूरी कर दे, क्या पता। इसलिए हम आंसर नॉन रेजिडेंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ही डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन। ये तो तय है कि वो पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। यस, तो हम लिखेंगे ही डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हाँ, यहां तक क्वेश्चन आपने सही निकाल दिया कि पहली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दूंगा और मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करूंगा जब मैं आपको सेकंड कंडीशन सिखा दूंगा। तब मैं देखूंगा क्या ये सेकंड वाली पूरी कर रहे हैं, क्या पता ये सेकंड वाली पूरी कर रहा हो और ये रेजिडेंट बन जाए। और अगर ये सेकंड वाली भी पूरी नहीं करेगा तो ये नॉन रेजिडेंट बनेगा। पर अभी कैसे बताऊं मैं ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? मैंने अभी सेकंड कंडीशन सिखाई कहां है? जब मैं सेकंड कंडीशन सिखाऊंगा तभी बता पाऊंगा। तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं। यस, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए मेरे साथ। मिस्टर एक्स, अमेरिकन सिटीजन, ओह गोरा है गोरा, अमेरिकन सिटीजन came to India on 2nd October 2020
एक्स जो है वो एक अमेरिकन सिटीजन है, वो इंडिया में आया है 2 अक्टूबर 2020 को फॉर द फर्स्ट टाइम, केम टू इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया में आया है। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। ओके, प्लीज आप उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि प्रीवियस ईयर 2021। कैसे निकालते हैं, आइए आपको निकालने हैं नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। वो कैसे निकालते हैं मैं सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आप क्या करिए, ईयर लिख लीजिए। सर ईयर है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, सही है। ईयर है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। इस ईयर में वो इंडिया में आया है या गया है? सर वो आया है। कब आया है? सर वो आया है 2 अक्टूबर 2020 को। तो आप बताइए वो कौन से पीरियड में इंडिया में है, कौन से में नहीं है? सर देखिए इस वाले पीरियड में वो इंडिया में नहीं है। क्यों? सर वो आया है 2 अक्टूबर 2020 को, तो पहले नहीं था, वो अमेरिका में था, तो इस टाइम वो इंडिया में नहीं है। इस टाइम इंडिया में है? हाँ है। वापस कब गया? लिखा नहीं सर, तो इस टाइम वो इंडिया में है, मार्च 21 तक रहा होगा। तो हमें उसके डेज काउंट करने हैं यहां से लेकर यहां तक, मार्च 21 तक। ओके, तो बताइए मैं अप्रैल से शुरू करूं या अक्टूबर से? सर अक्टूबर से। बताइए अक्टूबर में वो इंडिया में कितने दिन था? पहले तो अक्टूबर में दिन कितने होते हैं? सर अक्टूबर में दिन होते हैं, ऐसे करोगे ना, कर सकते हो, करो। सर अक्टूबर में दिन होते हैं 31, ठीक है, 31 डेज होते हैं। क्या वो 1 तारीख को इंडिया में था? नहीं सर, वो 1 तारीख को इंडिया में नहीं था, तो 31 में से 1 तो निकाल दो, कितने बचे? सर 30 डेज बचे। क्या वो 2 तारीख को इंडिया में था? हाँ सर, वो 2 तारीख को इंडिया में आ गया था, तो 2 को इंडिया में काउंट करेंगे। वो 2 तारीख को इंडिया में आ गया था, हम 2 तारीख को इंडिया में काउंट करेंगे। अगर 2 तारीख को इंडिया में काउंट करोगे तो वो इंडिया में रहा 30 दिन, 30 डेज। सर वैसे एक बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। आप ऐसे काउंट करते ना 31-30 या 30-31-30, जो भी। मैं आपको एक और तरीका सिखाऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब आप ऐसे ही कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से वैसे ही सिखा रहा हूं। देखिए सर, नो डाउट जो मंथ होते हैं वो 30-31 के होते हैं, कोई महीना 30 का, कोई 31 का, कोई 30 का, कोई 31 का। लेकिन 2 महीने ऐसे हैं और 2 महीने ऐसे हैं, 4, 2 महीने ऐसे हैं जो 31-31 इकट्ठे आते हैं, मतलब 31-31। एक गर्मियों में आते हैं, एक सर्दियों में आते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। आप बताओ गर्मियों में हॉटेस्ट मंथ कौन से होते हैं? गर्मी वाले महीने। स्टूडेंट कहता जी मई जून होता है जी, सही कह रहे हो, लेकिन आप ना जुलाई अगस्त बोलना, क्योंकि अगर आप जुलाई अगस्त नहीं बोलोगे तो मेरी एग्जांपल कैसे बनेगी? तो आप ऐसे बोल दो जुलाई अगस्त। ओके सर, जुलाई अगस्त। तो हॉटेस्ट मंथ होते हैं जुलाई अगस्त, और सर यकीन मानो जुलाई और अगस्त दोनों 31-31 के होते हैं, हालांकि साथ में आते हैं लेकिन 30-31 नहीं होते। जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। अच्छा, कूलेस्ट मंथ कौन से होते हैं? कूलेस्ट, ठंडे, सर वो होते हैं दिसंबर जनवरी। हाँ, वो होते भी दिसंबर जनवरी है, मेरी एग्जांपल में भी दिसंबर जनवरी है। दिसंबर और जनवरी दोनों ऐसे महीने हैं जो 31-31 के आते हैं, 31-31। वाओ, तो पूरे साल में कितने महीने? 12, जिसमें 4 कौन से हैं? जुलाई अगस्त 31-31, दिसंबर और जनवरी 31-31, बाकी सारे 30-31 काउंट कर लो आप, बाकी सारे 30-31 देख लो, कोई इशू नहीं है, ये 31-31 के होते हैं, ठीक है। एक होता है फेब्रुअरी मंथ। फेब्रुअरी मंथ आपको पता है 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। 29 का होता है जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर में ये 29 का होता है। अब क्वेश्चन होता है लीप ईयर कब आता है? सर लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से डिवाइड होता है, आपको बचपन में सिखाया होगा। आप छोड़ो, ऐसे याद कर लो, 2008 भी लीप ईयर था, 2012 भी लीप ईयर है, 2016 भी लीप ईयर है, 2020 भी लीप ईयर है, 2024 भी लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। सर ये 2020 आ रहा है? नहीं आ रहा। आप बताओ इस साल में फरवरी कहां पे है? अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 में फरवरी कहां है? सर फरवरी तो यहां है, फरवरी तो यहां है। तो फरवरी कौन सा है? 21 वाला। तो ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 2020 का फरवरी होगा तो लीप ईयर होगा। फरवरी का महीना, फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं, लेकिन वो लीप ईयर में होते हैं। वो फरवरी 2020 की होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में जो फरवरी आ रही है वो 2021 की आ रही है, 2021 की आ रही है, तो लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो ये लीप ईयर नहीं है, इस वाले फरवरी में 28 डेज ही होंगे।
हाँ जी भाई, प्लीज क्लियर हो गया। और मैं बता दूं, ये सब मैं अपने फंडामेंटल नए नए बनाता रहता हूं, वो अलग बात है। आप अपने एग्जाम में ऐसे ऐसे करके करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मतलब है नंबर ऑफ डेज को करेक्ट कैलकुलेट करने से, बस, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ओके सर, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 30। हाँ तो सर वो अक्टूबर में आया 2 तारीख को, 1 को आपने गिना नहीं। नवंबर में सर 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31। आगे मत जाना, मार्च तक ही देखना है, मार्च तक ही देखना है। टोटल बन गए सर 1 2 3 और 8 11, 1 आ गया, 3 6 9 12 14 17 और 1 18, 181 डेज सर टोटल बन गए, 181 डेज। तो क्या इसने पहली कंडीशन फुलफिल की? नो सर, इसने पहली कंडीशन तो यहां भी फुलफिल नहीं की। तो हम लिखेंगे ही डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन या बेसिक कंडीशन नंबर 1। 2 करेगा नहीं करेगा वो कंडीशन नंबर 2 को समझने के बाद पता लगेगा। लेकिन अभी मैं ये कहूंगा इन दोनों क्वेश्चन में उसने पहली बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, इसलिए हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो आइए मैं सिखाता हूं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के इंडिविजुअल का स्टेटस निकालते समय सेकंड बेसिक कंडीशन कैसे चेक करते हैं। हाँ जी, बेसिक कंडीशन 1 क्लियर है? यस सर। बेसिक कंडीशन नंबर 1 सुना दो एक बार, कौन सी होती है? अरे सुनाना क्या सर, 182 डेज या उससे ज्यादा है अगर प्रीवियस ईयर 2021 में, तो हम बोलेंगे ही इज रेजिडेंट इन इंडिया। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, वो और दिखा दो यार आपको छोटा सा। एग्जाम में क्या आया? मिस्टर एक्स केम टू इंडिया ऑन 2 जनवरी 2021 फॉर 185 days. Calculate residential status for assessment year 21-22. सर स्टूडेंट देखते ही कहता है रेजिडेंट, ये तो रेजिडेंट है, इसने पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। मैंने कैसे? सर 185 डेज है, आपने 182 कहा था। गलत जवाब, ऐसे मत सोचना बेटा, गलत जवाब। मैंने कहा था उसका 182 डेज होना चाहिए, लेकिन इस प्रीवियस ईयर में 182 डेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी प्रीवियस ईयर में होना इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 20-21। तो ये कैसे बनता है? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। वो इंडिया में आया है कब? 2 जनवरी, यहां पे आया है 2 जनवरी 2021 में आया है। कितने दिन के लिए? 185। मुझे 185 से क्या लेना? मुझे बताओ ये दिन कितने बनते हैं, क्योंकि वो इतने दिन इंडिया में था। मुझे देखना है 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मैं ये नहीं कहता वो 182 डेज होना चाहिए, इसी ईयर में भी होना चाहिए, इसी ईयर में। तो सर वो तो जनवरी में है, फेब में है और मार्च में है। और जैन में कितने दिन होता है? 31। 1 तारीख को था नहीं, वो 2 को आया था। वो 2 को आया था तो 1 को तो था नहीं, तो वो 2 को आया था तो 1 दिन घटा दो, बचे 30 दिन। फरवरी में 28, मार्च में 31, 8 और 1 9, 3 3 6 और 2 8, 89 डेज वो इंडिया में है। सर वो तो 185 है। अरे बाकी अगले साल है वो इंडिया में, बाकी अगले साल का स्टेटस निकाल लेंगे अगले साल, तब देखेंगे, अभी थोड़ा ना देखेंगे। हमें इस साल का स्टेटस निकालना है। रेजिडेंशियल स्टेटस इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर ईच प्रीवियस ईयर सेपरेटली। हमें हर प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस सेपरेटली निकालना है। तो इस साल तो 89 डेज है ना, इस साल तो 89 डेज है, तो भैया इस साल हम बोलेंगे उसने पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो प्लीज कभी भी 182 देखते ही उसके ऊपर टूट मत पड़ना, रेजिडेंट रेजिडेंट रेजिडेंट, ऐसे नहीं बोलना। चेक करना क्या 182 डेज 2021 में है या नहीं है, देन वी कैन से रेजिडेंट। ओके सर, ये बात भी समझ में आ गई। चलो मैं आपके साथ सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करता हूं। और सेकंड कंडीशन है 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021 एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि 1920, 18-19, 17-18, 16-17। समझाता हूं, मैंने बोला है आपको भी समझाता हूं। वो कह रहे देखिए आप 2021 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 182 दिन इंडिया में नहीं हो पाए। हमने कहा जी नहीं हो पाए। ओके, आप पहली बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाए। हमने कहा जी नहीं कर पाए। सेकंड कंडीशन चेक करना चाहते हो? हमने कहा जी हां।
सेकंड कंडीशन को पूरा करके रेजिडेंट बनना चाहते हो? हमने कहा हां। तो सुनो, पहली तो बात ये कि आप उसी 2021 में जिसमें आप 182 दिन नहीं बन पाए थे, कम से कम 60 दिन तो होने चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन वही पूरा करेगा जो 2021 में मिनिमम 60 डेज इन इंडिया है। ओके, और इसके साथ साथ एंड का मतलब है जब आप सेकंड पूरी करेंगे तो आपको दोनों बातें एक साथ पूरी करनी पड़ेंगी। दोनों बातें कौन सी? एक तो 2021 वाले प्रीवियस ईयर में आपको 60 डेज इंडिया में होना चाहिए, और एक इस 2021 को छोड़कर इसके पिछले 4 सालों में, इस 2021 को छोड़कर इसके पिछले 4 सालों में आप इंडिया में एग्रीगेट 365 डेज थे, कम से कम 365 दिन। 4 साल कौन से? इस 2021 को छोड़ दो। सर अगर मैं 2021 को छोड़ दूं तो इसके पिछले तो हो गए 19-20, हां, 18-19, हां, 17-18, हां, 16-17, यस। इन 4 सालों में एग्रीगेट मिलाकर 365 दिन होने चाहिए। जैसे मान लो आप 19-20 में इंडिया में थे ही नहीं, 18-19 में भी नहीं थे, लेकिन 17-18 में 200 दिन थे, और 16-17 में भी आप 200 दिन थे, तो यस, कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अगर आपको सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी करनी है, अगर आपको सेकंड कंडीशन चेक करनी है, तो एक तो आप पहली कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हो, नेचुरल है, तभी आप सेकंड में आओगे, यस और नो। जो बंदा पहली पूरी कर रहा है उसको सेकंड में आने की क्या जरूरत है, यस और नो, क्योंकि दोनों में से एक पूरी करनी होती है। तो भाई जिसने पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर दी, जयराम जी की। लेकिन जो आदमी पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, जब वो सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी चेक करना शुरू करेगा, हम बता दें, एक तो 2020 प्रीवियस ईयर में, 2021 प्रीवियस ईयर में वो कम से कम इंडिया में 60 डेज होना चाहिए प्रेजेंट, और इसके साथ साथ पिछले 4 सालों में वो इंडिया में होना चाहिए कम से कम 365 दिन, कम से कम 365 दिन। अगर आप ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली एक साथ पूरी कर देते हो तो हम मानेंगे कि आप सेकंड कंडीशन की वजह से बन गए हो रेजिडेंट। पहली कंडीशन ना तो ना सही, सेकंड कंडीशन की वजह से बन गए हो रेजिडेंट। स्टूडेंट कहता है क्लियर हो गया, चलो मुझे वो पहला क्वेश्चन दोबारा दिखाओ। मैंने कहा ये रहा पहला क्वेश्चन, ये आपने कर रखा है, रजिस्टर चेक कर लो, यहां तक आपने कर रखा है। हाँ सर यही कर रखा है। सर यहां लिखा है मिस्टर एक्स लीविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 25 अगस्त 2020 फॉर टूर पर्पस। ठीक है, कैलकुलेट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है सर, मिस्टर एक्स इंडिया से पहली बार जा रहा है और 25 अगस्त को जा रहा है, तो हमने सर 2021 का प्रीवियस ईयर निकाला। दिस इज कॉल्ड रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, दिस इज कॉल्ड रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इस प्रीवियस ईयर में हमने निकाला तो उसके दिन बन गए थे 147, 182 नहीं बने, वो पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाया। नाउ चेक सेकंड बेसिक कंडीशन। आइए चेक करते हैं सेकंड बेसिक कंडीशन कि वो सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है नहीं करता। ओके, सेकंड बेसिक कंडीशन में एक तो जो प्रीवियस ईयर 2021 है वहां पर मिनिमम 60 डेज होने चाहिए। ये तो 147 है भाई, ये जो दिन है ये प्रीवियस ईयर 2021 ही के तो हैं। हाँ सर ये 2021 के ही है, तो वो तो 147 है, यानी कि 147 डेज वो है 2021 में। इसका मतलब कंडीशन एक तो पूरी हो गई। जैसा कि आप जानते हैं जब सेकंड कंडीशन को पूरा किया जाता है तो दोनों चेक करी जाती हैं, तो ये एक तो पूरी कर गया। एंड अब पिछले 4 सालों में उसका स्टेटस क्या रहा, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, इन 4 सालों में क्या वो इंडिया में था एग्रीगेट 365 डेज? अगर यस, अगर वो इंडिया में 365 डेज था तो हम कहेंगे भाई वो पहली तो नहीं पूरी कर पाया लेकिन सेकंड पूरी कर दी। स्टूडेंट कहता जी इस क्वेश्चन में ना ये लिखा ही नहीं कि वो पहले इंडिया में कितने दिन था। देखो कुछ लिखा ही नहीं इसके अंदर, पिछले सालों का कोई डिटेल ही नहीं है। तो सर आप अज्यूम करो। अब पिछले सालों की अगर डिटेल नहीं है तो आप पिछले सालों का अज्यूम करो। सर कैसे अज्यूम करूं, आप बताओ कैसे अज्यूम करोगे, आप करो। सर लिखा है मिस्टर एक्स लीविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया छोड़ के जा रहा है पहली बार। क्या मानोगे इससे पहले वो कहां था? सर जो आदमी इंडिया छोड़ के जा रहा है पहली बार वो पहले इंडिया में था, यही मानेंगे। जब वो इंडिया में था तो 4 साल इंडिया में ही रहा होगा। हाँ सर इंडिया में रहा होगा, तो अज्यूम कर सकते हैं वो 4 साल यानी कि 365 डेज इंडिया में रहा होगा एग्रीगेट। अरे यहां तो चारों के मिलाकर 365 होने चाहिए, वो तो हर साल ही इंडिया में रहा होगा। यस सर, तो हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि यस ही वॉज इन इंडिया इन द लास्ट 4 previous year and therefore we can say he is satisfying the
फर्स्ट बेसिक, सेकंड बेसिक कंडीशन 160 वाली भी पूरी कर दी और 365 वाली भी पूरी कर दी, एंड यस ही इज रेजिडेंट इन इंडिया। तो मैंने लिखा है बट ही सेटिस्फाई सेकंड बेसिक कंडीशन, that is 60 days in the relevant previous year and 365 days in the preceding 4 year, and therefore he is resident in India. Please tell me the concept is clear or not clear, the question is clear or not clear. बताइए सर क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्टूडेंट कहता है हो गया, ये तो हो गया। एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, स्टूडेंट कहता है आप नहीं पहले हम पूछेंगे। मैंने कहा आप पूछो। बोला मान लो क्वेश्चन में ये ना लिखा होता फॉर द फर्स्ट टाइम, सामने वाला बैठा जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा, यही तो मेरा क्वेश्चन था, अब बताओ। सही बात है, ये हो सकता है। पेपर में लिखा है मिस्टर एक्स लिविंग इंडिया ऑन 25 अगस्त, ये नहीं लिखा वो पहले इंडिया में था। आप क्या अज्यूम करोगे? क्वेश्चन तो सोल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना ही करना है, लेकिन आप अज्यूम क्या करोगे यहां पर, ये बताओ। मैं बताऊं सर, आप दिमाग से सोचो। जब कोई आपको कहता है कि यार अपना एक दोस्त है, अपना एक भाई है, अपना एक बंधु है, अपना एक भाई बंधु है, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, आपके मन में क्या आता है? वो कैसा होगा? हमारे जैसा होगा, काला पीला गोरा, ठीक ठीक सा गोरा, या आपको लगता है एक अंग्रेज इंडिया से जा रहा है? क्या लगता है आपको? जनरली क्या लगता है? अगर मैं आपको बोलूं यार मेरा एक दोस्त है वो ना इंडिया छोड़ गया है, आपको क्या लगता है वो कैसा दिखने में होगा? वो कौन होगा? वो इंडिया में रहने वाला होगा या इंडिया के बाहर के रहने वाला होगा? सर कैसी बात कर रहे हो, इंडिया छोड़ के जा रहा है तो इंडिया में रहने वाला होगा। बस सर मैं यही कहना चाह रहा हूं, जब आप अजम्पशन लोगे ना तो रेलेवेंट अजम्पशन होनी चाहिए। नेचुरल बात है, एक्स लिविंग इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब वो पहले इंडिया में होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं लिखा तो अज्यूम करो फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑफ कोर्स वो इंडिया पहली बार छोड़ के जा रहा होगा, इससे पहले इंडिया में रहा होगा। तो एक्स इंडिया कोई छोड़ के जा रहा है तो वो इंडिया जैसा ही होगा। हां अगर लिखा था एक्स केम टू इंडिया, कोई क्वेश्चन है एक्स केम टू इंडिया, एक्स इंडिया में आ रहा है, मैं आपको बोलूं मेरा एक दोस्त है वो इंडिया में आ रहा है, आप बोलोगे फॉरनर होगा भाई, रशिया से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, सर का फ्रेंड है अमेरिका से आ रहा है, कोई फेसबुक फ्रेंड होगा, ये होगा वो होगा, है ऐसा मन में आएगा ना? आएगा। तो जब लिखा हो इंडिया में आ रहा है तो आपके माइंड में पिक्चर आनी चाहिए फॉरनर आ रहा है। कोई लग रहा हो जा रहा है तो आपके मन में होना चाहिए भारतीय, हम जैसा ही कोई जा रहा है। तो जो जा रहा है वो पहले कहां होगा? इंडिया में ही होगा। तो आपने यही अज्यूम करना है सर कि वो पहली बार ही जा रहा है। अगर ना भी लिखा होता ना फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं अज्यूम करता पहले वो इंडिया में रहा होगा, तो इंडिया छोड़ के जा रहा होगा, तो यही आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये वो सेकंड क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट कंडीशन तक पूरा कर लिया था और इसका जवाब आया था कि वो पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। इसका आंसर था ही डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन। ठीक है, ओके। एक्स अमेरिकन सिटीजन, इन्होंने लिख ही दिया अमेरिकन सिटीजन, अगर नहीं लिखा होता मैं तो भी ऐसा ही मानता कुछ बाहर का ही है, क्योंकि केम टू इंडिया लिखा है। एक्स इंडिया में आ रहा है कब? 2 अक्टूबर, फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखो लिखा ही हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब इससे पहले वो इंडिया में नहीं था। तो सर नाउ चेक सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कैसे चेक करते हैं सर? पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, सॉरी सेकंड कंडीशन है, ये कैसे चेक करते हैं? नाउ चेक सेकंड कंडीशन। कैसे चेक करते हैं सेकंड कंडीशन, बताओ फटाफट। सर एक तो वो इंडिया में 2021 में 60 से ज्यादा दिन होना चाहिए। सर वो 181 है, 181 पूरी कर रहा है। एंड क्या है सर? वो 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17 इन 4 सालों में इंडिया में 365 डेज होना चाहिए एग्रीगेट। सर यहां लिखा वो पहली बार इंडिया में आ रहा है, इसका मतलब वो इन 4 सालों में इंडिया में नहीं है। और सेकंड कंडीशन पूरी उसी की मानी जाएगी जो एंड के साथ पूरी करेगा, ये भी और ये भी। उसने ये तो पूरी कर दी 181, यानी कि 60 डेज कंडीशन थी, ये तो पूरी कर दी 181 होकर, लेकिन ये नहीं पूरी कर पा रहा, इसलिए हम बोलेंगे ही इज नॉन रेजिडेंट। उसने सेकंड भी पूरी नहीं करी, इसलिए हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। देखो आंसर क्या है? नॉन रेजिडेंट एज ही डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द बेसिक कंडीशन। हम उसे बोलेंगे नॉन रेजिडेंट क्योंकि वो दोनों बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। प्लीज टेल मी अप टू दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर हमें क्लियर है। ओके तो सर मैंने आपको सिखा दिया एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनता है। मैंने आपको सिखा दिया एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनता है। मेरी बात सुनना, पहले मेरी बात सुनना। एक इंडिविजुअल
रेजिडेंट कब बनता है आप बताओ सर? जब वो एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन, जब वो फुलफिल कर देगा एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन, हम बोलेंगे रेजिडेंट। क्या आप मुझे बता सकते हो एक इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट कब बनता है? सिखाने की जरूरत नहीं है, सीख चुके हो। एक इंडिविजुअल सर जब वो दोनों बेसिक कंडीशन पूरी ना कर पाए, he does not satisfy both the basic condition। जब वो दोनों बेसिक कंडीशन पूरी ना कर पाए तब कहते हैं हम कि वो नॉन रेजिडेंट है। अगर वो एक पूरी कर दे तो क्या बोलेंगे? रेजिडेंट। अगर वो दोनों पूरी ना कर पाए तो नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट क्लियर है? यहां तक क्लियर है? प्लीज 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 प्लीज। ओके सर, सर यहां तक तो हमें बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। आ जाओ, आपको बुक से पढ़ाता हूं। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम ऑफ एन असेसी डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। आई होप यहां तक क्लियर है। इन अदर वर्ड्स, टोटल इनकम ऑफ एन असेसी वेरीज अकॉर्डिंग टू हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर जो टोटल इनकम है वो वेरी करेगी, डिफर करेगी अकॉर्डिंग टू स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो या तो रेजिडेंट इन इंडिया हो सकता है या नॉन रेजिडेंट। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए जो रेजिडेंट है वो फर्दर चेक करना पड़ेगा वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। ओके सर, ये डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी क्लास के अंदर। ओके, अभी दिखाई थी आपको। रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कैसे निकालेंगे वो आप देख लो। ये मैंने आपको पढ़ाया है। आज मैंने आपको ये दो कंडीशन पढ़ाई है, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, यहां तक पढ़ लो। रेजिडेंट इन इंडिया सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लोज 1। तो मैं ना आपको एक बार सेक्शन के ऊपर कोई जोर नहीं दे रहा हूं, सेक्शन में करवाऊंगा, देयर इज नो नीड, अभी जरूरत नहीं है। एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। एक इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट कहा जाएगा इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी पूरी कर दे तो ऐसे इंडिविजुअल को हम रेजिडेंट इन इंडिया कहते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, इनके बीच में और लिखा है, और का मतलब आपको एक पूरी करनी है। He is in India for a period or periods amounting in all to 182 days। amounting in all का मतलब होता है मिलाकर, aggregate। He is in India for a period or periods amounting in all to 182 days or more in the relevant previous year। relevant previous year में अगर आप इंडिया में हो 182 days या ज्यादा तो आपने कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल कर दिया है। He is in India for a period or periods amounting in all to 60 days or more during the relevant previous year, and एक तो 60 days and he has been in India for a period or periods amounting in all to 365 days or more during the last 4 previous year। कौन से? Immediately preceding the relevant previous year। वो previous year जो आपका relevant previous year है उसको छोड़कर पिछले 4 साल अगर आप इंडिया में 365 दिन इन एग्रीगेट रहे हो तो फिर आपको इंडिया में गिना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। वेट सर, एक क्वेश्चन और मन में आता है वो भी क्लियर कर दूं, ये सब बातें आगे लिखी हुई मिलेंगी, टेंशन मत लेना। सर आपने बोला जिस दिन वो आया वो दिन भी इंडिया में गिनेंगे, जिस दिन गया वो दिन भी गिनेंगे। ये बताइए, ये जो हमें 182 दिन देखने हैं या 60 दिन देखने हैं या 365 दिन देखने हैं, ये एट ए स्ट्रेच होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, या वो आ जा सकता है? जैसे मान लो जनवरी में वो 10 दिन के लिए आया फिर चला गया, फिर फरवरी में 15 दिन के लिए आया फिर चला गया, मार्च में फिर आया फिर चला गया, तो आपको ऐसे काउंट कर सकते हैं? हाँ जी, हम जब जब वो इंडिया में आएगा, जितने दिन इंडिया में रहेगा, आना जाना दोनों मिलाकर देखेंगे, वो भी गिनेंगे, जो आया वो दिन भी गिनेंगे, जो गया वो दिन भी गिनेंगे, जितने दिन इंडिया में रहा उन सबको काउंट करते जाएंगे। अगर इन एग्रीगेट अमाउंटिंग इन ऑल का मतलब यही है कि आना जाना लगा रहेगा, हम उसकी काउंट करते रहेंगे, जब भी वो आया करेगा हम काउंट कर लेंगे। और इन एग्रीगेट अगर 182 दिन इंडिया में हो जाता है वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि 2021 में अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा हो जाता है तो हम बोलेंगे ही इज रेजिडेंट इन इंडिया। प्लीज टेल मी, ये मैं आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशन। ये क्या है
और इसको कैसे करना है दैट वी विल डू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। पर प्लीज टेल मी, आपको आज की क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाउ टू कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस इज क्लियर और नॉट क्लियर? अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको रेजिडेंट निकालना सिखाया है, अभी रेजिडेंट भी पूरा नहीं सिखाया, एक्सेप्शन के साथ अलग से सिखाना है। जो एक्सेप्शन है वो उसी की है, फिर आपको ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी बाद में आएगा, पहले मैंने आपको सिर्फ रेजिडेंट सिखाया है। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक लेता हूं, इसके आगे नहीं जाऊंगा, इसके आगे मैं अगली क्लास में आऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।